चलिए जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13.2 में 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके थे। उसके आगे जो भी प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो 13.2 ठीक है, 1 से 7 तक हम लोग पिछले वीडियोज में देखे थे। 8 नंबर प्रश्नों को हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। इसमें आपको दिखा है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हियर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इसके बाद दिया है कि एंड पी ए इज इक्वल टू 0.3। अच्छा, फ्लैश ऑफ है। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4। देन देखिए 3-4 इसमें प्रश्न निकालने हैं। पहला प्रश्न है पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हम निकालते ही चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए डॉट पी बी। पी ए का वैल्यू कितना है 0.3 और पी बी का वैल्यू कितना है 0.4, यानी 4 3 जा 12। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें है तो 2 हो जाएगी, तो 1 2 यानी 0.12। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा इसी में कहता है पी क्या ना है, पी ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए यूनियन बी निकालना तो फिर आपको पता ही है पहले से कि पी ए प्लस पी बी माइनस कर देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी आ गया है 0.12। ठीक है, चलिए तो इसको हम अगर घटा दें तो 0.3 और 0.4 को जोड़ेंगे तो 0.7। अब 0.7 में से 0.12 घटाना है तो पॉइंट के नीचे 0.12 राइट और राइट के साइड, लेफ्ट और लेफ्ट साइड। अब इसको क्या करेंगे, 70 में से 12 गया 58। ठीक है, यानी 0.58 चेक कर लीजिएगा, ऐसे नहीं तो गलती हो जाएगी। 0.58 ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें कहता है कि पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला है, तो क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में चूंकि बी है तो बी, दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है 0.12 और पी बी का वैल्यू कितना है 0.4। अगर दशमलव को हम लोग इंटरचेंज कर दें तो ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 3/10 यानी 0.3। ये भी ठीक है। फिर लास्ट है, इसमें एक और पूछ रहा है कि b बाई ए क्या होगा। अगर b बाई ए की बात करें तो a इंटरसेक्शन b और नीचे में है a। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब ऊपर में कितना वैल्यू दिया है इंटरसेक्शन b का, देख लीजिए 0.12 और pa का वैल्यू कितना है 0.3। तो फिर वही चेंज करेंगे इंटरचेंज, तो नीचे 100 हो जाएगा और ऊपर में 10, 10 से 10 कट जाएगा, 3 4 जा 12, 4/10 यानी 0.4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है कहीं, कोई बस आपको फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेशन करना तो आपका कार्य है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/4 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसमें दिया है पी ए दिया है 1/4, पी बी दे दिया है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी ये आपको दिया है 1/8 और पूछता है कि फाइंड पी, देन निकालना क्या है
नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में स्पष्ट बताया है कि इसका मतलब कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखा है नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब नॉट ए एंड, सब मैंने बताया है, एंड और कैसे कैसे करना है, नॉट बी, यही ना है। चलिए, अगर ये है तो फिर इसके बाद आपको डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में भी पढ़ाया गया है, और डिमॉर्गन्स लॉ में स्पष्ट बताया गया है कि कैसे हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं आपस में। तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे तभी बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात, दोनों में अगर ये डैश लगा हो तो हम उस डैश को कॉमन निकालेंगे जब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनियन के फॉर्म में। ध्यान से कैसे चेंज किए हैं, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ऐसे आप लिख देंगे ज़रूर। किससे आप जिससे चेंज करते हो उसको तो जानना पड़ेगा ना, बाय डिमॉर्गन्स, ठीक है। चलिए, अब देखिए, किसी भी चीज़ का नॉट निकालना है तो आपको मैंने क्या बताया है कि उस एक में से उसको घटा दीजिए, उसका नॉट निकल जाएगा। ये भी आप पढ़े हुए हैं, सब कुछ बताया जा चुका है एज, क्योंकि आपको पता है अगर पी ई नॉट निकालना है तो 1 में से पी ई को हम लोग घटाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए ए यूनियन बी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ई मतलब इवेंट यहाँ पर है ए यूनियन बी, तो जिसका नॉट निकालना है उस एक में से ना उसको घटा दीजिए। देख लीजिए, जैसे ई नॉट निकालना है तो एक में से ई घटाते हैं, वैसे ही इसका नॉट निकालना है तो एक में से इसको घटाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर यूनियन तो दिया नहीं है, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है उसको यहाँ यूज कीजिए। फिर ए यूनियन बी का होता है, देखिए कितना मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आपको नहीं पता है तो बना नहीं पाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला इसका, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सबका मान आपको दिया है, आप सबको रख दीजिए 1 माइनस पी ए का मान 1/4, पी बी का मान 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8, बटा पर का जोड़ बना देंगे तो 1 माइनस 4 to 8 का एलसीएम तो 8 होगा। 4 से 2 बार में 2 1 जा 2, 2 से 4 बार में 4 1 जा 4, 8 से 1 बार में 1 1 जा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 6 हो जाएगा, 6 में से 1 या 5, 5/8, फिर इसको निकाल देंगे एलसीएम 8, 8 1 जा 8 माइनस 5 यानी कि 3/8। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ें हैं, इसको याद रखना है, कैसे चेंज करते हैं, फिर इसको कैसे चेंज करते हैं, फिर इसका क्या फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला यूज होगा तब जाके नॉट ए एंड नॉट बी को आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, उसी के अनुसार आपको कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है क्वेश्चन कि इवेंट्स ए एंड बी आर सच डेट पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब बताना है कि क्या ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये दिया है आपको, और इसका मतलब क्या है उसको आप निकाल लेंगे तो बना देंगे नॉट ए और नॉट बी, ये लिखा है, इसका मान दिया है 1/4। और अब बताओ नॉट ए का मतलब क्या होता है, ए नॉट, और का मैंने कहा था कि यूनियन, नॉट बी है तो यानी बी नॉट, फिर डिमॉर्गन्स लॉ की बात आ गई 1/4। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आपको ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अगर इन दोनों का गुना पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता निकालना पड़ेगा ना हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी यहीं से निकलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिमॉर्गन्स लॉ यूज करें तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन और नॉट हो जाएगा बाहर में, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ये 1/4 है, यहाँ पे हमने कैसे चेंज किया है, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है।
डे मॉर्गन्स लॉ से। इसके बाद क्या कहता है, अब हम लोग नॉट वाला क्या होता है फॉर्मूला, उसमें से उसका नॉट घटा दीजिए, 1/4 होता ना पी ई नॉट वाला। फिर वही लिख दें कि चूँकि पी ई नॉट निकालना है तो आपको 1 में से पी ई घटाना पड़ेगा। चलिए, तो P अगर निकालना है ए नॉट बी, तो ये इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम माइनस वाले को प्लस में कर देंगे और इसको कर देंगे इस साइड, यानी 1 - 1/4 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। 4 एकम 4, 4 में से गया 3, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। ये आपका निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि उसका दोनों जो गुणनफल है इसके बराबर है या नहीं है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और नहीं है तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको याद रखिएगा 3/4 आया है। अब नीचे में लिखेंगे नाउ सिंस, अब इसको गुना करके देखिए, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 7/24 आया, और वो तो आया था हमारा 3/4, यानी लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इन दोनों का गुणनफल ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। लास्ट में hence the given events A and B are not independent। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही आपको बताना था। इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, नहीं है, होगा, ये बराबर है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर सच डेट, लिखा है ए एंड बी आर टू, ठीक है, ए और बी जो है ना दो दिए गए इंडिपेंडेंट इवेंट है, बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, सच डेट, इस प्रकार से है कि इसमें दिया है आपको पी ए इज इक्वल टू 0.3, फिर पी बी इज इक्वल टू 0.6। देन अब आपको निकालना है बारी बारी से। पहला पी ए एंड बी, देखिए सब मैंने बताया था, एंड का मतलब और का मतलब सब कुछ आपको लिखवाया गया था, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ए एंड बी का मतलब निकालना है तो यहीं पर डायरेक्ट निकालते चल रहे हैं हम लोग। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, और चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी, और पी ए का वैल्यू कितना है 0.3 और इसका मान 0.6, गुना कर देंगे 6 3 18, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 हो गए, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, है ना। आपको गुना आता है दशमलव का, नहीं आता है तो देख लीजिए, इसको 3/10 कीजिएगा, इसको 6/10 कीजिएगा, 18/100 0.1 ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर इसमें क्या दिया है, पी ए एंड नॉट बी, सब बताया गया था आपको। ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी यानी बी नॉट, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ए नॉट बी निकालना है, यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से। मैंने कहा था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी नॉट, किसी का भी नॉट ले ले, ए का ले ले, बी का ले ले, दोनों का ले ले, वो सब भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है इसलिए ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, और जब ए और बी नॉट इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होता है, दोनों ही जो इवेंट है उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा
एक चीज़ कि सिंस ए एंड बी आर, देखिए शॉर्ट में लिखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, आ रहा है कि नहीं देख लीजिए तो, ठीक है आ रहा है, चूंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन ए एंड बी नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आ गई। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी नॉट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से बना दीजिए, पी ए का मतलब कैसे निकालिएगा, तो पी ए का वैल्यू तो आपको दिया है 0.3, पी बी नॉट नहीं मालूम आपको, तो किसी का भी नॉट निकालने के लिए एक में से उसको क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं, तो 0.31 माइनस पी बी आपको दिया है 0.6, तो 0.3 इंटू 0.4 यानी 0.12, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दे इसे भी। चलिए इसी में तीसरा क्या कहता है, थर्ड नंबर, पी ए और बी, ए और बी पता है, ए और का मतलब यूनियन बी, तो किसी का भी निकालना है यूनियन तो क्या करते हैं हम लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। चलिए पी ए का वैल्यू कितना था, पी ए का वैल्यू हुआ 0.3, देख लीजिए, पी बी का मान 0.6 और ए नॉट बी अभी इसके पहले निकाले थे, इन दोनों का गुना था 3618 0.18, पहला क्वेश्चन तो वही था ना। चलिए इसको ऐड करेंगे 0.639 हो जाएगा और 0.18, अब ये नहीं कि ये 18 है ये 9 है, ऐसा नहीं करेंगे, इस हम लोग इसमें 2 अंक है, इसमें एक ही अंक है, इसको भी 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये 18, तो 90 में से 18 जाएगा 72 यानी 0.72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, इसका 4 नंबर, इसमें क्या लिखा है, बड़ा ध्यान से, ना इधर नॉर ना आइदर और, इन दोनों पे बड़ा आप ध्यान से देखिएगा, उल्टा हो जाता है, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए ना तो ए और ना ही बी, तो इसका मतलब ए भी नहीं है एंड बी भी नहीं है, इस बात का मतलब ये होता है, समझ गए। अगर नाइदर नॉर, ये नहीं कि और है तो यूनियन लगा देंगे, नहीं, ये नॉर है और नहीं है, समझ गए। नाइदर नॉर में ना तो ए और ना ही बी, यानी ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, इसलिए ए नॉट एंड बी नॉट होता है, मैंने स्पष्ट आपको लिख के दिखाया था। चलिए फिर डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, यहाँ जैसे ही होता है तो डिमॉर्गन्स लॉ लगता है, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और दोनों का जो डैश है वो बाहर आ जाता है बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, फिर यहाँ से आपको कम्प्लीमेंट्री लगेगा, किसी का भी नोट निकालना तो एक में से उसको हटा दीजिए, यानी ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए 1 माइनस, हाँ जी, तो अभी 1 मिनट, चलिए तो ठीक है, तो ए एंड बी का वैल्यू तो आपको आ ही चुका है 0.72। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए वो वाली बात कि अगर ई नॉट का प्रायिकता निकालना है तो एक में से ई को माइनस कर दीजिए, तो ए एंड बी का कितना है 0.72 रख दीजिए, 0.72 जब निकल ही गया तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, देखिए अब ये एक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, कैसे करें, घटाएंगे, 1 की जगह 1 लिख दीजिए, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है तो अपने दशमलव लगा दीजिए, और दशमलव के इसमें 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना दीजिए। अब इसको लिखिए दशमलव नीचे दशमलव, फिर उधर 7 है, इधर 2 है, इधर 0, इसको माइनस करेंगे 0.28, ठीक है, 0.28, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
12 नंबर में कहता है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक पासे को ना 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कहता है कि अगर 3 बार उछाला जा रहा है तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सबसे पहले सिंपल स्पेस के बारे में। व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, व्हेन अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, देन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज गिवन बाई, बताइए नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे। अगर एक पासे पर 6 होते हैं तो अगर 3 बार उछाला जा रहा है, एक पासा को 3 बार उछाला जाए या 3 पासा को 1 बार उछाला जाए, सैंपल स्पेस सेम होते हैं, ओफो, तो वो हो जाएगा 6 का पावर 3, यानी 216 सैंपल स्पेस होंगे संभावित परिणाम। अब इसमें कहता है क्या कि एक पासा को उछाला जा रहा है और कह रहा है कि कम से कम एक बार एक ऑड नंबर आने की प्रायिकता। पहले तो ये देखिए ना, एक पासे पर कौन कौन से नंबर होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। नाउ व्हेन अ डाई इज थ्रोन या टॉस्ड, ठीक है, क्या लिखा है, टॉस्ड लिखा है, टॉस्ड ही यूज कीजिए आप भी जब भी एक पासे को उछाला जाता है। देन the sample space, then the sample space is, अगर एक पासे को उछाला जाता है सिंपली तो उस स्थिति में उसको हम यहाँ एस मान लिए तो इसको हम एस डैश कर देते हैं। क्या क्या होगा परिणाम, एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो ए डाई इज टॉस्ड, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, टॉस्ड वंस कर दें, वंस एक बार उछाला जाए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, चलिए तो देखते हैं। ये तो हो गया, क्या क्या हो सकता है एक पासा पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कुल संभावित परिणाम कितने हैं इसके। नंबर ऑफ एस डैश कितने हैं, 6। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं 216 परिणाम लिखूं उस तरीके से बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और कैलकुलेशन भी बहुत इजी नहीं हो पाएगा, आप आराम से नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं कि अगर कम से कम एक बार आ रहा है, कौन सा नंबर बोल रहा है, ऑड नंबर, एक बार ऑड आने का मतलब जैसे आप एक पासा उछालोगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं, 3 परिणाम आएंगे ना एक बार में। एक पासे को 3 बार उछालोगे या तो 3 परिणाम होंगे, ऐसे 1 1 1 1 1 2 1 1 3 ऐसे होंगे। इसमें कहता है कि कम से कम ना एक नंबर जो है ना वो ऑड होना चाहिए, एक नंबर ऑड हो, बाकी 2 क्या होने चाहिए, इवन। तो अगर इसका निकालना है, इसका मतलब यही हुआ कि तीनों इवन नहीं होना चाहिए। क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं इस प्रकार से, तीनों इवन नहीं होना मतलब कम से कम एक और होना। तो अब इसका नॉट निकालना है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 में से इसको हम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 में से इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और तीनों इवन और इसकी क्या प्रायिकता है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसका कैसे होगा, जब भी मैंने कहा था कि इवेंट में अगर ये गुना के रूप में हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सब हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता गुना कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे मिटा दें। चलिए समझिए ध्यान से इस बात को। नाउ यहां पे मैं पूछ रहा हूं, इस पे, इस केस में देन कर देते हैं। देन प्रोबेबिलिटी बताना है एक ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या है, एक सिक्का पर गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड इसमें कितने हैं, ऑड कौन कौन है, 3 1 5 यानी 3, और टोटल कितने हैं 6,
यानी 1/2। एंड इसी प्रकार से गेटिंग एन इवन नंबर क्या होगा, एक सम संख्या की प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी 3/6, क्योंकि ये भी देख लो 2 4 6 3 वो है सम संख्या इवन नंबर, और 3 इवन है और टोटल हो जाएगा आपका 6, यानी कि 1/2 ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार आपको कहता है, इसको हटा दें। अच्छा देख लीजिए, नाउ समझिएगा ध्यान से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक, एट लीस्ट वंस। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि कम से कम एक ऑड नंबर आने का मतलब है कि जो है गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार ऑड जरूर आना चाहिए। कम से कम एक बार ऑड आने का मतलब क्या है कि तीनों बार इवन नहीं होना चाहिए, तीनों बार इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब यही है नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, इन थ्री टॉस, तीनों उछाल में, जब उछाला जा रहा है उन तीनों उछाल में इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, माने कम से तीनों इवन नहीं होने मतलब क्या, कम से कम एक उसमें ऑड जरूर होगा। और किसी का भी जब नॉट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक में से उसको घटा देते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 1 माइनस गेटिंग एन इवन नंबर इन 3 टॉस्ट। ठीक है, बात को स्पष्ट समझे। क्या लिखा है कि कम से कम एक ऑड जरूर आना चाहिए, यानी तीनों बार इवन नहीं आना चाहिए, और तीनों बार लॉक्ड है ना वहां पे, और तीनों बार इवन नहीं आना का नहीं निकालना है। तो जब भी किसी घटना का नहीं वाला निकालना होता है, नॉट ई निकालना होता है, तो एक में से उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए, तो ये हो गया 1, और ये देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तीनों बार इवन आ रहा है, पहली बार में भी इवन, तो एक बताइए, ये 3 घटनाएं हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, तीनों इवन आना चाहिए। तो पहला इवन आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, पहली बार इवन आएगा, इसका मतलब कि इसमें कितने इवन है, इवन वाला प्रायिकता क्या लिखा गया 1/2, तो 1/2। फिर इसमें से ये तो नहीं है कि उस अंक को हटा दिया गया, ये तो विदाउट, ये तो रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब वो पासा उसी पे जस्ट लाइक वैसे ही है। तो क्या होगा, पहला भी इवन, उसकी प्रायिकता, दूसरा भी इवन है, उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही होगा, तीसरा बार भी इवन ही आ रहा है, उसकी प्रायिकता 1/2 ही होगा। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, तीनों इवन होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, हम ऐसे लिख दे क्या, ई यानी तीनों इवन। ठीक है, और इसी को क्या लिख देंगे, ई नॉट, तो भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को अगर वैसे लिख दे तो। और तीनों बार इवन, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 1 माइनस, पहली बार इवन आएगा तो 1/2, दूसरी बार भी 1/2, तीसरी बार भी 1/2, यानी 1 माइनस 1/8, यानी 7/8, 8 1 8 में से 1 गया 7/8। अब देखिए ये कैसे लिखा गया है, इस चीज़ को थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसको मिटा दूँ, बात में आगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान से समझिए उसको कैसे कन्वर्ट करके हम लिख रहे हैं, नहीं तो 216 परिणाम लिखते लिखते तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत बड़ा अंक हो जाएगा उसमें, फिर काउंट करना कैसे होगा। ठीक है, तो कम्बिनेशन परमुटेशन से भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसे कितने हैं जिसमें से इवन आ सकते हैं, नहीं आया वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम हटा दें। ठीक, अगला देखिए, इसी, अच्छा ये एक चीज़ समझ लीजिए, इसको मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो है, इसमें जैसे मैंने कहा कि अगर ये निकालना है, तो मैंने कल आपको बताया था कि ई एफ का मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता इनटू इसकी प्रायिकता।
तो वैसे ही यहाँ पर भी है ई ई ई, तीनों ही इवन हो जाए, यानी क्या हो जाएगा, पी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, पी ई प्लस इंटू पी ई, तीनों इवन ही है और तीनों का क्या था 1/2 1/2 1/2, बात समझ आ रही है, इसलिए 1/8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट वाले में मैंने बताया था ना, एक्सटेंड करके नोट में इसको क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। 12 नंबर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 2 बॉल्स आर, ध्यान से इसको देखेंगे, अब सब वैसी उसी प्रकार से आएगा कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड रेड बॉल्स। देखिए एक जो है ना, एक बैग है, बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हियर इन द गिवन बॉक्स, दिए गए संदूक में, इन द गिवन बॉक्स नंबर ऑफ ब्लैक और रेड, दो है ना, ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, कितने नंबर्स हैं 10, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 8। अब कहता है कि इसमें से ना 2 बॉल निकाला जा रहा है यादृच्छया विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब निकाला गया और फिर उसमें रिप्लेस कर दिया गया, उसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो आपको यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं कि एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाले जा रहे हैं, इस चीज को याद रखना होगा ना, ड्रॉन एट रैंडम, यादृच्छया, बिना देखे हुए, एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ठीक। देन पहला क्या पूछ रहा है, बोथ बॉल्स आर रेड, पहला नंबर बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों रेड है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे, टोटल बॉल्स कितने हैं ये तो निकाला नहीं गया, एक काम करते थोड़ा सा निकाल लेते नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, तब ना या पता चल जाएगा, 10 और 18 नहीं पता चल जाएगा आपको, टोटल बॉल्स तो 18 हैं। अब दोनों बार रेड बॉल आ रहे हैं, तो ये बताइए दोनों रेड होना मतलब पहला भी रेड, तो पहले रेड कितने हैं, बहुत बॉल्स आ रेड, तो देखिए पहला रेड होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, रेड बॉल कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 10 और 18 गुना, दूसरा भी रेड है, चूंकि रिप्लेस किया जाए ना, उसमें से एक बॉल निकाल दिया गया, फिर उसको डाल दिया गया, रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट का मतलब उसको निकाला गया फिर उसको डाल दिया गया, यानी टोटल नंबर फिर 18 हो गए और रेड बॉल फिर 8 हो गए, तो सेकंड वाला रेड निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो उसकी संख्या बटा में टोटल, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता, विदाउट रिप्लेसमेंट होता, मतलब जो निकाल दिया गया उसको डाला नहीं जाएगा, तो ये कम होते जाता, लेकिन नहीं है तो फिर सेम का सेम रहेगा। तो ये देखिए कट जाएगा ना, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, यानी कि 4 चौका 16, 9 9 81, ठीक है, 16/81। सेकंड नंबर इसका क्या कहता है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। देखिए फर्स्ट ब्लैक है, इसकी क्या प्रायिकता है, फर्स्ट ब्लैक है तो ब्लैक कितने हैं, ब्लैक 10 हैं और टोटल 18, तो पहला बॉल ब्लैक निकल गया, फिर निकाला गया, फिर उसको डाल दिया गया, तो फिर ब्लैक उतना ही हो गए और टोटल भी उतना ही है। फिर कह रहा है सेकेंड रेड है, तो रेड बॉल कितने थे, सेकेंड तो रेड तो 8 है और टोटल 18 ही है, तो कोई दिक्कत है, 2 5 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी 20/81, ठीक है। थर्ड नंबर इसमें कहता है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम, उनमें से जो 2 निकाला जा रहा है उनमें से एक जो है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। चलिए उनमें से जो निकाला गया वो एक ब्लैक है एक रेड है। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि पहले ब्लैक है कि बाद में ब्लैक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 कंडीशन सोच सकते हैं, हो सकता है कि पहले ब्लैक निकला हो और फिर रेड निकला हो, ठीक है। यहाँ पे कर देते थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए, ब्लैक फॉर बी और ये रेड
ठीक है, ये कितने थे 10 और ये कितने थे 8। ठीक है, हाँ देखिए पहले ब्लैक फिर रेड निकला होगा, या मतलब मैंने कहा था ना कि अगर घटना में या है तो उसको हम प्लस के दर देते हैं, और या ऐसा हो सकता है कि पहले रेड निकला हो फिर ब्लैक निकला हो। चलिए पहले ब्लैक निकला, इसकी क्या प्रायिकता है, तो पहले ब्लैक कितने हैं 10 और बटा में 18, उसके बाद रेड निकला हो तो जो निकला उसको डाल दिया गया है, तो फिर रेड जस्ट कहता रेड तो 8 ही थे और बटा में 18 फिर प्लस, फिर क्या कहता है पहले रेड निकला हो, रेड की संख्या 8 बटा में 18, फिर जो निकाला गया उसको डाल दिया गया, तो फिर उसमें से फिर एक निकाल रहे हैं तो उसमें ब्लैक निकले, तो टोटल तो 18 ही हैं और ब्लैक कितने हैं 10। कोई दिक्कत है, दोनों तो सेम चीज़ है, बस इसको गुना करके ऐड कर देना है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है तो हम इसको ऐसे लिख दें क्या, चलिए छोड़ो, 2 5 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18, 20 बटा में 81 प्लस 20 बटा में 81, यानी ऐड कर देंगे तो 40/81। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक निश्चित समस्या है और इसको सॉल्व करना है और स्वतंत्र रूप से ए और बी के द्वारा जो सॉल्व किया जाता है उसकी प्रायिकता है 1/2 और 1/3। यानी कोई एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है और स्पेसिफिक है, मतलब वो निश्चित है एक प्रकार से, और उस विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 आदमी ट्राई करते हैं, एक ए है एक बी है। तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इसकी प्रायिकता है 1/2, और एक बी है वो सॉल्व कर देता है, इसकी प्रायिकता है 1/3। ठीक है, फिर कहता है कि इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर कहता है कि दोनों ही व्यक्ति ए और बी स्वतंत्र रूप से उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, तो इसकी क्या प्रायिकता है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे हियर पूरा अंदर नहीं गया क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि ए एंड बी सॉल्विंग a specific problem independently। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उसको सॉल्व करते हैं, एंड ए सॉल्व कर देता है, इसकी प्रायिकता है 1/2, एंड बी सॉल्व कर देता है, इसकी प्रायिकता है 1/3। फिर कहता है कि नाउ इफ बोथ, यदि ये अलग अलग है दोनों का, ये दोनों एक साथ उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व that problem independently, ठीक है, एक मिनट, देन पहला इसमें कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, पहला ये निकालना है। दूसरा इसमें कह रहा है एंड सेकेंड नंबर में कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। नाउ 2 चीज़ों की प्रायिकता निकालनी है, एक है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है और दूसरा ये है कि उनमें से कोई एक जो है ए या बी दोनों में से कोई एक व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ सिंस ए एंड बी, चूँकि दोनों व्यक्ति जो हैं ए एंड बी बोथ
solve the problem independently, क्योंकि दोनों स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं तो यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। और यदि इंडिपेंडेंट है देन तो उस कंडीशन में ध्यान से देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या होगा, पी ए पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए कितना दिया है 1/2 और पी बी कितना है 1/3 यानी 1/6। एक तो कार्य यहाँ पे कर लिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जो पूछ रहा है उसको हम लोग जवाब देंगे। नाउ पहला क्या है, पहला ये प्रायिकता पूछता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, या तो ए सॉल्व कर दे रहा है या बी सॉल्व कर दे रहा है या दोनों ही सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब जो समस्या है वो समाधान हो गया है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका मतलब या तो ए के द्वारा किया गया होगा या बी के द्वारा किया गया होगा या दोनों ही के द्वारा किया गया होगा, ठीक है। इस चीज का मतलब ये है। आगे अब ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, तो पता है कि सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लिए हैं इसकी प्रायिकता। चलिए पी ए का वैल्यू क्या है 1/2, पी बी का वैल्यू 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/6। सब कुछ निकल गया है तो एलसीएम निकाल दिए 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 5 में से 1 गया 4, 4/6। ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी फाइनल जो आंसर होगा इसका 2/3 होगा। 2/3 एक तो ये ठीक है, पूरा आ रहा है ना। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसे हटा दे, इसी में ही पे हम दिखेंगे। सेकंड वाला जो इसमें भाग है वो कहता है नाउ कि द एग्जैक्टली इसकी क्या प्रायिकता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं, सॉल्व कर पा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है ये निकालना है। तो दो स्थिति हैं, देखिए कोई एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब ठीक ठीक एक ही आदमी सॉल्व कर पा रहा है, यानी ए सॉल्व मतलब ए और बी हैं, तो अगर एक सॉल्व कर रहा है इसका मतलब ए नहीं कर रहा है बी कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि ए कर रहा है बी नहीं कर रहा है। तो दोनों ऐसे ही लिख देंगे, ए कर रहा है और बी नहीं कर रहा है, ठीक है। और या तो ऐसे हो सकता है कि ए नहीं कर रहा है और बी कर रहा है। दोनों ही बात समझिए, दो व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक ही आदमी उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन ट्राई दोनों कर रहे हैं, बहुत ट्राई, तो दोनों ट्राई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही आदमी सॉल्व कर पा रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक ही कर रहा है। ए कर रहा है और बी नहीं कर रहा है, दोनों ही बात साथ साथ लिखना होगा। ये नहीं कि केवल एक बार ए कर रहा है तो पी ए लिख देंगे, वो बी कर रहा है पी बी, नहीं, दोनों ही ट्राई कर रहे हैं। दो आदमी ट्राई किए, उसमें से एक सॉल्व कर पाया, एक सॉल्व नहीं कर पाया। फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें से ए सॉल्व नहीं कर पाया होगा और बी सॉल्व कर पाया होगा, तो इन दोनों ही केस को आपको लिखना होगा। फर्स्ट केस में क्या है, ए सॉल्व कर दिया बी नहीं किया, या ऐसा हो सकता है कि ए नहीं किया बी कर दिया। तो किसी भी कंडीशन में एक ही व्यक्ति सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे और पता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, फिर ए नॉट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। हर आपको वो प्रॉपर्टीज में समझाया गया नोट करके, यानी इस कंडीशन में तब तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी नॉट, इसका भी हो जाएगा यही पी बी नॉट, इसका होगा पी ए नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, इनटू पी बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि आप साइड में लिखिएगा, जगह नहीं है मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए नॉट एंड बी and A and B not are
ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, तभी तो इंडिपेंडेंट हो, तभी तो हम उसको अलग अलग इंटू कर सकते हैं। चलिए ये तो सब बात सही है, ये बात समझ में आया। क्या लिखा गया है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी या ए और बी नॉट ये सब आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब इसको आप हटा दीजिए, मैं इसके नीचे जो लिख रहा हूँ उसको देख लीजिए, इसको आप साइड में लिखे रहिएगा, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा उस चीज़ को मैंने जो भी लिखा। अब यहाँ बना दीजिए इसको, पी ए का वैल्यू क्या है देखिए, तो 1/2, जो मालूम है तो ठीक ही है, जो नहीं मालूम उसको हम चेंज कर देते हैं, तो पहले चेंज ही कर लेते हैं, एक ही बार वैल्यू रखा जाएगा पी ए। पी बी नॉट, किसी का भी नॉट निकालना है तो क्या करते हैं, एक में से उसको घटा देते हैं, ऐसे पी ए नॉट है तो क्या होगा 1 - पी ए इंटू पी बी। अब देखिए सबका वैल्यू आपके सामने ऊपर में है, रख दीजिए, पी ए कितना है 1/2, ये पी बी कितना है 1/3 प्लस 1, पी ए कितना है 1/2 इंटू पी बी कितना है 1/3। कैलकुलेशन कीजिए, 1/2 ये हो जाएगा आपका ठीक है, हाँ 3 × 3 -1 यानी 2/3, ये हो जाएगा 1 - 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, नहीं भी काटते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट 2 3 6 हो जाए, 2 3 6 तो 6 डायरेक्ट एलसीएम हो जाता, बात तो वही हुआ, 3 से 2 बार में, 6 से 1 बार में, तो 3/6 यानी 1/2। आप इसको एक बार जरूर मैच कर लें, आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चलिए मिटा दें इसको। इसके बाद एक 16 हो जाएगा, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी है, उसमें से एक कार्ड को निकाला जा रहा है, यादृच्छिक निकाला जा रहा है, मतलब बिना देखे हुए, बिना पता है उसको। और कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, और कहता है कि नीचे 3-4 इवेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, केस, उसमें से हर केस को पता लगाना है कि कौन सा केस इंडिपेंडेंट है, मैंने किस केस में ई और एफ जो घटना दी गई है वो इंडिपेंडेंट है, किस केस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपको बताना है। तो हर केस में आपको चेक करना होगा बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ लिख देते हैं कि 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 एक ही कार्ड निकाला जा रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 52 cards, ठीक है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे टोटल, चूंकि 52 पत्तों की एक गड्डी है उसमें से हम लोग निकाल रहे हैं, वेल सफल्ड का मतलब होता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ठीक है, ताश की गड्डी है उसमें से हम लोग 52 पत्ते निकाल रहे हैं, 52 पत्तों का गड्डी है उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे 52। अब देन बाइज बाइज हम लोग केस को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। देन पहला केस क्या है, फर्स्ट केस में आपको लिखा है हियर ई जो दिया है वो कहता है कि द कार्ड ड्रॉन इन ए स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, ठीक है। और एक इवेंट एफ दिया है, इसमें कहता है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन एक, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस।
अब देखिए, आपको थोड़ा ताश के बारे में डिस्कस होना चाहिए, ताश के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें आप अगर हिंदी मीडियम से है तो सब हिंदी में आप जान रहे होंगे। एक बार मैं थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे फिलहाल आप जानते हो इक्का होता है, उसके बाद तो 2 3 4 ऐसे 10 तक होते हैं। इसके बाद होता है आपका जे, क्यू और के। J4 होता है जैक, जिसको आप गुलाम बोलते हो। Q4 क्वीन होता है, जिसको आप बेगम, रानी या फिर क्वीन के नाम से भी बोलते हैं। और K होता है किंग, जिसको बादशाह बोला जाता है। तो ये टोटल 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, ताश की एक गड्डी में। और इसके बाद ये 13 पत्ते 4 प्रकार में होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ये 13 पत्ते चारों में होते हैं, 13 13 13 13 तो 52 हो जाते हैं। वो 4 पत्ते कौन कौन से हैं? एक देख लीजिए, एक आपका होता है इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद एक इस तरह का होता है। इसके बाद एक होता है कुछ इस तरह से, और एक होता है कुछ इस तरह से। आपको पता होगा, इसको हम लोग पान बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं, इसको हम लोग हुकुम बोलते हैं, और इसको चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यदि बात करें तो इसको हम लोग शायद हर्ट्स के नाम से जानते हैं, इसको डायमंड्स, इसको स्पेड्स और इसको क्लब्स, ठीक है। इसमें भी वो 13 पत्ते जो बताया गया वो होगा, इसमें भी 13 पत्ते होंगे, इसमें भी 13 पत्ते होंगे, इसमें भी 13 पत्ते। सब 10th क्लास की बात है, आप पढ़े होंगे। उसके बाद ये जो 2 आप देख रहे हो ना, ये रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर के होते हैं, काला, ब्लैक। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो लाल और ब्लैक देख रहे हो ना, तो 13 और 13 कितने होंगे? टोटल 26, यानी 26 जो है वो रेड होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये हुकुम जो ब्लैक कलर का है ना, इसको हम काला पान के नाम से भी जानते हैं। तो हुकुम, या एक और नाम इसको आप देख ले, काला पान। तो ये सब 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, तो सो आप एक बार रिकॉल कर लें, तब आपको पता चलेगा। अगर अंग्रेजी में है तो कैसे हम लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है। हटा दें इसको। चलिए, अब हम लोग अपनी जगह पे आते हैं। कौन सा पत्ता निकाल रहा है उसके अनुसार ही हम लोगों को लिखना होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हियर करके एक चीज़ लिख दिया जाए, ठीक है। पहले इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए, फिर बारी बारी से नंबर वगैरह की बात की जाएगी। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हुआ कि जो ई में भी हो और एफ में भी हो। ई में क्या है कि वो स्पेड का एक पत्ता है, और इसमें जो पत्ता निकाला जा रहा है वो एक स्पेड में तो बताया गया हुकुम का एक पत्ता निकाला गया। इसमें कह रहा है कि इक्का निकाला गया पत्ता इक्का है, यानी कि जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो हुकुम में इक्का होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है, तो क्या लिखेंगे? चूँकि आपको बताया गया पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी सब में एक एक होते हैं, तो सब में इक्का है। तो लेकिन जो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन होगा? कि इक्का तो निकाला गया है, लेकिन किसका इक्का निकाला गया है? हुकुम में का इक्का निकाला गया है। तो यहाँ पे जो कॉमन पार्ट होगा उसको ऐसे लिखेंगे कि द कार्ड ड्रॉन, ठीक है, इज एन एस ऑफ स्पेड, कि जो इक्का निकाला गया है वो क्या होगा? हुकुम का पत्ता होगा। तो ये हो गया ई इवेंट दिया है, ये एफ दिया है, और हमें पता करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए पता है कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल जो है, उसका गुना जो है वो इसके प्रोडक्ट के, इसके प्रोबेबिलिटी के बराबर होना चाहिए। तो हमें सब घटना निकालें, फिर सबका अपना जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और चेक करेंगे कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले हियर बारी बारी से नंबर ऑफ ई कितने होंगे बताइए। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं टोटल? इसके अनुकूल जो घटना है इसके अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि सब में 13 पत्ते हैं, तो स्पेड में मतलब हुकुम में 13 पत्ते होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एफ कितने हैं? एफ यानी कि इक्का, हर पत्ता 4 गो होता है, सब में एक एक, तो इक्का, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? अब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन मतलब
स्पेड में इक्का कितना होगा। स्पेड मतलब हुकुम, तो हर एक ग्रुप में एक ही इक्का है, तो हुकुम का इक्का क्या होगा, एगो। नंबर ऑफ एस आपको दिया ही है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और चेक कीजिए। देयरफॉर यहीं पे निकाल लेते हैं पीई कैसे निकलेगा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी उसकी संख्या बटा में टोटल। ये तो 10th क्लास वाली बात है। तो इसकी संख्या है 13 और टोटल है 52, यानी ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद यहीं पे निकाल लेते हैं पी एफ, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ कितने हैं, 4, टोटल 52, यानी 13 बार में कट जाएगा, यानी 1/13। ठीक है, चलिए ये 4 बार में कटा था। अब यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एक चीज़ और निकाल लेते हैं पहले। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एस। आ रहा है ना सब स्पष्ट। चलिए तो ये कितने हैं, कॉमन इंटरसेक्शन 1 है और टोटल कितने हैं, 52। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों का गुना इसके बराबर है या नहीं। साफ दिख रहा है, इसमें गुना करें तो इतना आएगा। फिर भी हम लोग एक बार दिखा देते हैं कि नाउ सिंस पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/13, जो मान आया है, इज इक्वल टू 1/52 इज इक्वल टू, ये इसके 1/52 है और ये किसका मान है, ई इंटरसेक्शन एफ का, यानी ई इंटरसेक्शन एफ के क्या है, इस दोनों का गुणनफल इसके बराबर है। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे कि हेंस द गिवन events are independent. The given events E and F in this case, इस स्थिति में, इस अवस्था में, in this case, या in this case आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, hence इन दिस केस, अतः इस स्थिति में द गिवन इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरह से आपको इंडिपेंडेंट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड केस लेते हैं, इसी पे हम चेंज कर देंगे बारी बारी से सबको, आप देखते चलिए ध्यान से। चलिए बेटा देना, सेकेंड वाला में किस क्या है, यहीं पे चेंज करते हैं। सेकेंड केस, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। इस बार जो कार्ड निकाला जा रहा है वो ब्लैक कार्ड निकाला जा रहा है। और सेकेंड में एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, और जो कार्ड निकाला गया है ये कर है वो बादशाह है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा कि ब्लैक हो और किंग हो, यानी कि वो निकाला गया कार्ड जो है, द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग, काला बादशाह निकाला गया है, ब्लैक किंग। अब सबकी संख्या बताइए। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26। मैंने कहा ना 13 होते हैं, तो 13 26 रेड, 26 ब्लैक। फिर कहता है कि नंबर ऑफ एफ क्या होगा। अब ये जो किंग है बादशाह, हर पत्ता 4 होते हैं, तो बादशाह कितने होंगे, 4। अब बताइए काला रंग का बादशाह कैगो होगा, तो काला 2 होते हैं, एक हुकुम में और एक चिड़ी में, तो बादशाह दोनों में 1-1 होंगे, यानी काला बादशाह 2 होंगे, टोटल बादशाह 4 होंगे, तो 2 रेड 2 ब्लैक। चलिए अब सबका संख्या फटाफट निकाल दीजिए, सबका नंबर आपको पता ही है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ई 26, टोटल तो 52 होगा, कट जाएगा 1/2। नंबर ऑफ एफ कितना है, 4, टोटल 52, कट जाएगा 1/13। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2, टोटल 52, कट जाएगा 1/26। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पी ई और पी एफ का जो गुना है, पी ई कितना है 1/2, पी एफ कितना है 1/13, दोनों को गुना करने पर आ रहा है 1/26, और ये पी इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। इसलिए इस स्थिति में भी द गिवन इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत, बस आपको पता होना चाहिए, रोहतास के बारे में जानकारी होना चाहिए। थर्ड में क्या कर रहा है, इसी में थर्ड केस देख लीजिए। द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, यहाँ पे चेंज कर दिया, निकाला गया जो पत्ता है वो या तो बादशाह है या बेगम। और फिर सेकंड में क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक,
और इसमें कहता है कि जो कार्ड निकाला गया है वो या तो क्वीन है, क्वीन, और नहीं तो वो गुलाम है, बेगम या गुलाम है। ठीक है, चलिए तो यानी क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, अगर हम लोग बात करें इन दोनों का इंटरसेक्शन की तो वो क्या होना चाहिए। अब बताइए इन दोनों में कौन कॉमन होगा, इसमें किंग या क्वीन है, इसमें क्वीन या जैक है, तो क्वीन दोनों में कॉमन है, द कार्ड ड्रॉन इज द क्वीन, यानी कि जो कॉमन पार्ट है वो क्वीन है। तो नंबर फटाफट कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ ई बताइए, किंग और क्वीन कितने होंगे, या तो किंग या क्वीन, तो किंग भी 4 है और क्वीन भी 4 है, दोनों में से कोई निकल सकते हैं, यानी कि टोटल इसकी संख्या इसके अनुकूल कितने हैं, 8। क्वीन और जैक, इसमें भी 4 क्वीन है, जैक 4 है, तो 8 होंगे टोटल इसमें भी इसके अनुकूल परिणाम संख्या। और दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, इसमें किंग और क्वीन निकल सकता है, इसमें क्वीन और जैक निकल सकता है, तो क्वीन कॉमन है, तो क्वीन कॉमन हो गया, तो क्वीन की संख्या कितनी होती है, 4, हर पत्ता 4 होता है। चलिए फटाफट जल्दी से मान रख दीजिए। देख रहे हैं ना, कहीं सब चीज वही सेम है। ये कितने होंगे, नंबर ऑफ ई है 8, टोटल 52, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 से 13 बार में, 13 चौके 52। चलिए ये कितना है, ये भी तो वही है, 8/52 कट जाएगा 4 से कटा 2 बार में 8, 4 से 13 बार में 52। ये कितने हैं, इसकी संख्या है 4, टोटल है 52, ये कट जाएगा 4 से 13 बार में, यानी 1/13 कट जाएगा क्या, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गुना करते हैं, कितना आया है जी आपका, पी आया है 2/13 और ये भी आया है 2/13, गुना करेंगे तो 4/169, और जबकि पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/13, यानी कि ये तो बराबर नहीं हुआ, यानी इस केस में द गिवन इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, 2 केस में वो इंडिपेंडेंट था, इस केस में इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, होगा तो ही तो लिखेंगे, नहीं होगा तो जब ऐसे थोड़ी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक में डाल दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है इन अ हॉस्टल, ठीक है, कोई हॉस्टल है, आवास है, कहता है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और उसमें से एक विद्यार्थी को चुना जा रहा है यादृच्छिया। तो 3 केस हैं, आपको बताना है कि क्या क्या है उसकी कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, एच ई ये सब हम लोग मान रहे हैं, उसको देखेंगे आप। एच एंड ई बी, एच एंड ई बी द events which represent या which denote, जो भी कहिए, which represent the, हम लोग मान लेते हैं students who read, H जो है वो हिंदी को बताएगा, हिंदी, एंड ई जो है वो इंग्लिश, ठीक है, न्यूज़पेपर रिस्पेक्टिवली। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने मान लिया कि एच जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करता है और ई जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, न्यूज़पेपर रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। इसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रायिकता दिया गया है, हिंदी न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं, 60%, हाँ 60% अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी कि 60/100, यानी ये कट जाएगा, अगर 20×3 60, 20×5 100, 3/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एंड इंग्लिश पेपर जो पढ़ रहे हैं वो है शायद 40%, तो 40% का मतलब हुआ 40/100, 20×2 40, 20×5 100,
एंड दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का इंटरसेक्शन दोनों पढ़ रहे हैं ना, 20% यानी 20/100 यानी कि 1/5, ठीक है, 20/100 1/5। यहाँ तो किसी को परेशानी नहीं है। अब इसमें से एक स्टूडेंट को ना रैंडमली एक सेलेक्ट किया जा रहा है, उसमें से चुना जा रहा है बाहर, ठीक है, और उसमें 3 केस दिए गए हैं। बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। पहला केस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि प्रायिकता क्या होगी, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक बार दिखा देते हैं पहले, फिर सिंबल के रूप में बात करेंगे। नाइदर हिंदी, न तो वो हिंदी पढ़ रहा है नॉर इंग्लिश, और ना तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था जब नाइदर नॉर हो तो हिंदी के लिए तो हम एच यूज कर रहे हैं, हिंदी भी नहीं पढ़ रहा है और इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहा है, तो नाइदर नॉर के केस में इंटरसेक्शन लगाते हैं, यहाँ दोनों जगह पुश कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर इंटरसेक्शन हो, दोनों तरफ डैश लगा हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज करके डैश को बाहर कॉमन लेते हैं, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। याद रखेंगे आप, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका जिक्र किया है, डिमॉर्गन्स लॉ इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब किसी का भी नॉट निकालना होता है तो 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को घटा देते हैं, 1 - H यूनियन E, यहाँ तक भी परेशानी नहीं है, तो 1 की जगह 1। और यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार PH, एक बार PE और एक बार दोनों का इंटरसेक्शन उसमें से घटा देंगे, ये होता है फॉर्मूला। और सबका मान आपको ऊपर में निकला हुआ है, फटाफट रख दीजिए। 1 - PH कितना है, अगर डायरेक्ट परसेंटेज के में रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसको कैलकुलेट करके लास्ट में चेंज कर देंगे, पहले चेंज करें या बाद में चेंज करें, बात तो एक ही है। तो PH कितना है, अगर चेंज भी कर देते हैं तो 3/5, ये है 2/5 और ये है 1/5। 3 और 2 5, 5 में से गया 4, यानी 1 - 4/5, यानी 5 में से 5 कम 5, 4 गया, 1/5, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में सेकेंड वाला क्या कहता है, सॉरी ये ए है, ओके। अब बी देखते हैं, मिटा दे इसको। बी नंबर में क्या कहता है कि इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। कहता है कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ये इसकी क्या प्रायिकता है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब एक घटना पहले घटित हो चुकी है और फिर जो है कि दूसरी घटना की प्रायिकता निकालनी है। कौन से पेपर पढ़, कहता है कि इफ सी रीड्स हिंदी, यदि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, ये पहले हो चुका है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, यानी हिंदी पढ़ता है और इंग्लिश निकालना है, इसका प्रतिशत प्रायिकता। और आपको पता है इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में इंटरसेक्शन, नीचे में जो है उसकी प्रायिकता। इंटरसेक्शन की प्रायिकता दिया है 1/5, ये PH दिया है 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी 1/3। सी नंबर क्या कहता है, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि वो अंग्रेजी वाला पढ़ता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब बस अगर कोई घटना पहले घटित हो चुकी है उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता पूछी जाए तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और आप पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 में। तो ये कितना हो जाएगा, H इंटरसेक्शन E, ठीक है, H कोई है क्या, कौन, सुभाष भैया, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा PE। चलिए, इंटरसेक्शन वाला क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/5 और PE कितना है 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/2। बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, अब तो 17 और 18 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए जी, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। कहता है कि एक पासा उछाला जा रहा है, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ओके, जब एक पासे के जोड़े को, मतलब पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हुआ कि 2 पासा उछाला जा रहा है, ठीक है। पेयर का मतलब युग्म होता है। जब तो कहता है कि जब 2 पासों को उछाला जाता है तो दोनों पासों में से प्रत्येक पर एक इवन प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता है। इवन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसे दुनिया में एकमात्र संख्या है 2,
यही इवन प्राइम नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम में है। तो प्रत्येक पर कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच टाइप। तो दो पासा जब उछाला जाएगा तो आप खुद सोच के देखिए, जब दो पासा उछाला जाएगा तो उसमें क्या क्या प्रायिकता, दो दो आएंगे ना, एक ऐसे 1 1 1 2 ऐसे करके 36 आएंगे टोटल प्राइक, उसमें जो सिंपल स्पेस है, यानी टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा 36। इसके बाद कहता है कि प्रत्येक पासे पर ना इवन प्राइम नंबर है, यानी मतलब इस पे भी 2 आए और इस पे भी 2 आए। तो आप खुद ही बताओ जब ऐसा कौन सा मतलब कितने ऐसे होंगे इवेंट इसमें से आउटकम्स जिसमें 2 होंगे, 2 वाला एक ही ना होगा। तो हम अगर पूछें इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये घटना है मान लो ई, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है तो इसकी संख्या अब बटा में टोटल, इसकी संख्या बटा में टोटल। तो टोटल तो पता ही है कि 2 पासा उछाला जाएगा तो 36 परिणाम होंगे, और उसमें से जो पूछ रहा है उसके अनुकूल कितने परिणाम हैं, सिर्फ एक ही इसमें, जैसे 1 3 ऐसे ऐसे लिखते लिखते 1 6 फिर ऐसे ही लिखते लिखते कहाँ तक 6 तक जाएंगे, तो उसमें से 2 वाला एक ही होगा ना, जहाँ पे दोनों इवन प्राइम नंबर होगा, तो इसके अनुकूल एक ही परिणाम है और टोटल 36। तो इसमें पूछना क्या है, 1/36 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, दोनों ही इवन प्राइम नंबर हो तो इस ऐसा कौन सा है, कितने होंगे ऐसे, सिर्फ एक, और टोटल कितने होते हैं 36, तो 1/36। चलिए ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, हेंस लिख दीजिएगा, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट देखें 18 नंबर। चलिए ऑब्जेक्टिव से ना तो थोड़ा सा समझते ही है, और ये आसान क्वेश्चन था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय तब तक मैं नहीं छोड़ता जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं संतुष्ट हो गया उस क्वेश्चन से, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ। अब आपको लिखा है कि यहाँ पर 2 अगर घटनाएं दी गई हैं, मान लीजिए 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, कहता है कि 2 घटनाएं इंडिपेंडेंट होंगी यदि, कब कब, अब 4 केस दिए गए हैं। फर्स्ट केस में क्या लिखता है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर, मैं लिखता हूं ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है। फिर बी नंबर में, अच्छा ये बताइए, चेक करते चले जाए, कहता है कि 2 इवेंट्स अगर ए और बी जो है ना वो अगर क्या हो कि इंडिपेंडेंट हो, तो अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या वो दोनों माने इंडिपेंडेंट होंगे कब, यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दोनों ऐसी घटनाएं हैं जिनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि इसमें इसके अनुकूल कोई परिणाम ही नहीं है। मैंने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कैसे निकलता है, यानी कि इसका अगर हम नंबर पूछे आपसे तो आप कहेंगे 0, क्योंकि इसमें ये है नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं होगा। और किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में टोटल। तो चूंकि इसके अनुकूल परिणाम ही 0 है तो बटा में कुछ भी क्यों ना रहे इसका वैल्यू 0 ही होगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो उस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के केस में आपने पढ़ा है कि दोनों ही इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी हमेशा उन दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुना के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब जरा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि क्या ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये सही है, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो सही है या गलत, तो देखिए तो ए नॉट बी नॉट अगर डायरेक्ट लिखा गया है तो मैंने आपको नोटेशन में समझाया है कि इसका मतलब वहाँ पे इंटरसेक्शन छुपा हुआ है।
कभी भी ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ के रूप में भी लिखते हैं। अगर दोनों साथ साथ लिखा है इसका मतलब उसके बीच में इंटरसेक्शन छिपा हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये ऐसे है। अच्छा, और ये जरा देखिए 1 में से पी ए घटाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, पी ए नॉट। अच्छा, अब 1 में से पी बी घटाएंगे यानी कि पी बी नॉट, और तब तो ये तो है इंडिपेंडेंट वाला केस, क्योंकि अगर कोई भी दो घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन दोनों के प्रायिकता के गुणनफल हो तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और चूंकि ए नॉट और बी नॉट इंडिपेंडेंट है इसलिए ए और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। ये तो आपको प्रॉपर्टीज बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जरा ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे हमारा आंसर हो गया लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसमें भी। इसमें कहता है कि क्या पी ए और पी बी बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उन दोनों के प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है उन दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुना के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि क्या उन दोनों घटनाओं के प्रायिकता का जोड़ एक हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं। अगर दोनों के प्रायिकता का जोड़ एक हो तो वो तो सही बात है कि कुल प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है, लेकिन इससे इंडिपेंडेंट का कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट का केस सिर्फ और सिर्फ बी है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपका 13.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बेस थ्योरम जो है 13.3 के लिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज देखेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।